हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो ये पेपर आपका जो 21 जनवरी 2024 शिफ्ट 2 में पूछा गया था। तो आज हम लोग सीडीपी के टोटल 30 क्वेश्चन को देखेंगे। तो हम लोग पिछले वाले जो वीडियो देखे थे उसमें जो है 1 to 15 यानी कि 15 क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके हैं। उससे आगे हम लोग जो है 15 क्वेश्चन इस वीडियो पे जो रेस्ट आर 15 क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसको आज हम लोग कवर कर लेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि जो ऑफिशियल साइट है जो तो उसमें जो है सीटेट के बारे में दिया गया। पहले जो आपका 1 दिसंबर को एग्ज़ाम होना था, बट आपका जो है अब जो एग्ज़ाम जो है 1 दिसंबर के बदले आपका जो 15 दिसंबर को होगा। तो आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम लोग जो 15 क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके थे उससे आगे हम लोग जो है देखेंगे। तो सीडीपी जो प्रीवियस ईयर का पेपर जो है आपका जो बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में जो है बहुत ही मदद करेगा। तो आप लोग थ्योरी पढ़ते ही होंगे। थ्योरी के पढ़ने के अलावे जो आप लोग जो है प्रीवियस ईयर का सेट प्रैक्टिस अवश्य लगाएंगे। तो हम लोग जो है एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी यानी कि जैसे सीडीपी हुआ, हिंदी हुआ, उसके बाद हम लोग जो मैथ्स का भी लगा लेंगे, संस्कृत का जो है सारे प्रीवियस ईयर यदि पेपर हम लोग लगा के जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो अच्छे नंबर आएंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है। तो प्राथमिक यानी कि जो कक्षा होता है प्राइमरी 1 to 5, तो उसमें जो भाषा का जो विकास होता है, भाषा का जो लैंग्वेज का जो डेवलप होता है वह किस प्रकार संसाधित होता है। चलिए हम लोग ऑप्शन को पढ़ेंगे और ऑप्शन को पढ़ने के साथ साथ हम लोग को जो है दिमाग में आना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन इसका सटीक होगा। तो जब देखिए हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन है, जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं। देखिए अवहेलना करना, जब हम लोग अवहेलना करेंगे कभी भी लगता है कि मातृभाषा का डेवलप होगा, विकास होगा। अवहेलना एक तरह से नेगेटिव टैग वर्ड है। क्वेश्चन आपका पॉजिटिव में है तो आपको आंसर भी आपको पॉजिटिव में देना। जैसे भी अवहेलना करना है, जब मातृभाषा का अवहेलना ही कर देंगे तो उसमें विकास की कोई बात ही नहीं रहा, विकास होगा ही नहीं। उसके बाद सेकंड को देखेंगे, जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं। तो ये तो थोड़ा सा आपका जो है सही लग रहा, बट आपका जो है और हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। थर्ड ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस अवधारणाओं का उपयोग करते हैं। ये सबसे सटीक है आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है अभी तक में सबसे सटीक आपका जा रहा है। उसके बाद तीसरा यानी कि पढ़ चुके हम लोग, चौथा को देखते हैं, जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं और उसे लागू करते हैं। बट आप लोग 3 को देखेंगे, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणा। अमूर्त अवधारणा क्या होता है कि बच्चे जब किसी भी चीज़ के बारे में थिंकिंग करने लगते हैं तो उसे जो हम लोग जो है अमूर्त अवधारणा करते हैं। जस्ट उसको जैसे अमूर्त कोई भी अवधारणा है उसको जब सामने में लाके जब उसको जो है कोई ठोस वस्तु या उदाहरण के साथ जब उस चीज़ को समझाने लगते हैं तो वह मूर्त हो जाता है। जैसे कि बच्चे को कहेंगे कि ये कुर्सी है, कुर्सी में 4 पाँव होते हैं, ये पंखा होते हैं, पंखों में 3 जो है उसमें जो है ब्लेड लगा हुआ होता है, तो वह क्या हो गया, मूर्त हो गया। ये पेंसिल है, ये कलम है, उसको जब सामने में रख के जब समझाएंगे तो वो बच्चे जो है ज़्यादा समझेंगे, उसमें जो है भाषा का विकास ज़्यादा होगा। यानी कि अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस अवधारणाओं का उपयोग करते हैं, वह ज़्यादा बेहतर होगा और भाषा का विकास भी होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आप लोग सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 17 नंबर आपका क्वेश्चन है, अभिप्रेरणाओं के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभिप्रेरणाओं के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। फर्स्ट ऑप्शन है, असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 1 आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण जो है बिल्कुल होना चाहिए। आंतरिक आरोपण क्या होता है कि आंतरिक अभिप्रेरणा होता है कि जब आपको जो है अपने मन से, अंतरात्मा से किसी भी चीज़ को करने के लिए जब प्रेरित करता है कि हमें यह काम करना चाहिए, और उस काम करने में जब आप लोगों को एक आनंद आए, उत्साह आए, तो वह जो है आपका जो आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका है, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है। फर्स्ट ऑप्शन है, सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाववाद करना चाहिए। देखिए अलगाव एक तरह से निगेटिव है। जब हम लोग कक्षा में अलगाव की नीति रखेंगे तो क्या उसमें समावेशन का विकास होगा? बिल्कुल नहीं होगा। समावेशन का अर्थ क्या होता है कि जो
मतलब कि एक समाज में जो अंतिम पायदान पे होता है उसको भी एक ही मंच पे लाके खड़ा कर देना। ऊंच नीच मतलब एक कक्षा के अंदर सभी बच्चे को एक समान शिक्षा देना, वही तो समावेशन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे जब हम अलगाव करेंगे तो वह बच्चों का विकास कभी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूह में विभाजित करना, विधि परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशील को बढ़ावा देना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर 3 आप लोग जब पढ़े होंगे, 3 को जब पढ़ रहे होंगे तो इसमें जो है बिल्कुल ही आपका सटीक है। देखिए, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है कि कक्षा में, क्वेश्चन देखिए आपका है, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा, ठीक, और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा लेगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कक्षा में एक खेल प्रतियोगिता हो रहा, उसमें जो है तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और उसकी सिस्टर जो है वह जो है रस्सी कूदने में हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़का भाला नहीं, मतलब कि लड़की भाला नहीं फेंक सकती है। तो यह जो किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया कि लड़की ये काम करेगी, लड़का वो काम करेगा। इस तरह का बात जहाँ भी आता है तो वह जो है जेंडर रूढ़िवादिता के अंतर्गत आ जाएगा कि लड़का भाला फेंकेगा, लड़की रस्सी कूद करेगा। इस तरह की जब क्लासिफिकेशन वाली बात आती है तो वह जेंडर रूढ़िवादिता हो जाएगा। लड़का ये काम करेगा, लड़का वो काम नहीं करेगा, लड़की ये करेगी, लड़की वो नहीं करेगी। इस तरह की बात जहाँ भी आए तो हम लोग समझेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, जेंडर रूढ़िवादिता। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपका पूछा भी गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो आपको जो बताना कि पठन वैकल्य मतलब कि पढ़ने में एक समस्या, पढ़ने में किसी भी चीज़ को समस्या आए वह जो है क्या होगा। तो ये आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4। जब पढ़ने में जब भी किसी भी तरह की समस्या हो तो वो आपका जो ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो आपको जो समस्या समाधान करने में, किसी भी चीज़ को समाधान करने में वह बढ़ावा देता है? जैसे निष्क्रिय अनुसरण। देखिए निष्क्रिय लगा हुआ ये नेगेटिव हो गया। जब निष्क्रिय खुद में है तो वह क्या किसी भी समस्या को समाधान करने में मदद करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। उसके बाद देखिए प्रतिक्रिया सेट है, कार्यात्मक स्थिरता, कोई भी चीज़ में जब स्थिरता हो तो वह भी जो है सपोर्ट नहीं करेगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर 3 में क्या, अपसारी चिंतन। तो अपसारी चिंतन आपका जो है किसी भी समस्या को समाधान करने में वह मदद करेगा। अपसारी चिंतन मतलब क्या होता है, मान के चलिए कि आपके सामने में किसी प्रकार की समस्या है तो उस समस्या को कैसे लड़ा जाए उसके प्रति आप जब चिंतन करेंगे, थिंकिंग करेंगे, तभी तो उसका सॉल्व होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद है क्वेश्चन आपका, अपसारी चिंतन डैश जबकि अभिसारी चिंतन डैश है। तो अपसारी चिंतन क्या है और अभिसारी चिंतन क्या है आपको बताना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, अपसारी चिंतन आपका हो जाएगी कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, जबकि चिंतन एक सही समाधान पर स्थिर है। बिल्कुल सही बात है, अपसारी चिंतन कई उत्तरों को प्रोत्साहित करेगा। जब आप लोग थिंकिंग करेंगे तो आपका मन में बहुत सारा प्रश्न आएगा, बहुत सारा चीज़ें आता है। जब अभिसारी चिंतन आ जाता है तो वो आपका जो है क्या सही उत्तर है, उस समय आपका दिमाग जो स्थिर हो जाता है कि यही होगा तो यही होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है आपका 23 नंबर, निम्नलिखित में से रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। देखिए आपका क्वेश्चन नहीं में है तो ऑप्शन भी आपको नहीं में चुनना है, यानी कि नेगेटिव में आपको जवाब देना है। चलिए हम लोग देखते हैं, एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड, देखिए मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। हम लोग को नहीं में खोजना, जैसे यहाँ पे मानदंड हम लोग देखें तो मानदंड क्या होता है, एक निगेटिव टैग वर्ड होता है। उस पर भी देखिए यहाँ पे छात्रों का तुलना कर रहा है। जब भी हम लोगों को सीटेट में किसी ऑप्शन पे हम लोगों को तुलना करने वाली बात दिखे तो वो आपका जो है निगेटिव हो जाता है। अपने आप में जो बच्चे में हम लोगों को क्या करना, जब हम लोग जब 1 to 5 या 6 to 8 के बच्चे को पढ़ाते हैं तो बच्चे के सामने हम लोग कभी भी किसी भी तरह का जो है मतलब कि जो कंपेरिजन नहीं करते, तुलना नहीं करते कि तुमसे वह ज़्यादा तेज है,
मतलब कि तुम उससे कमज़ोर हो, इस तरह को बच्चे में हम लोगों को कभी नहीं भावना पैदा करना चाहिए। और मौनदंड तो खुद आपका जो नेगेटिव टैग वर्ड है। इसी तरह से क्वेश्चन आपका नहीं में है तो आंसर भी आपका नहीं में होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? तो आपको बताना है कि उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता बताना है। यह केवल परिणामों पर केंद्रित होती है, यह सामयिक और विशिष्ट होती है, यह केवल, देखिए केवल लगा हुआ, केवल मतलब ही होता है नेगेटिव, जब भी केवल आपको लगे तो वह जो आपका नहीं हो जाएगा। यह व्यापक और सामान्य होता है, यह केवल, इसमें भी केवल लगा हुआ, ये भी नहीं होगा, बट आपका ऑप्शन नंबर 2 ये सामयिक और विशिष्ट होता है। तो उपयोगी प्रतिपुष्टि क्या होता है? इसकी एक विशेषता होती है, यह जो है सामयिक और विशिष्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के मेल का प्रतिनिधित्व करता है? तो यानी आपको बताना हो कि कौन सा जो विशेषता जो सही मेल प्रतिनिधित्व करता है। जैसे ऑप्शन 1 है संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल, बिल्कुल सही बात है। जो संगीतमय जो आपका बुद्धि होता है वह प्रदर्शन या रचना करने का एक कौशल होता है। बाद बाकी आपका रेस्टार जो 3 ऑप्शन जो बचा हुआ है सभी जो है मेल नहीं खाता, एक तरह से गलत है। जैसे तार्किक वाला यदि बात आए, तार्किक बुद्धि वह गणितीय से संबंधित है, वह सही है, बट आपका जो नृत्य या क्रीड़ा से संबंधित नहीं होगा। अंतर व्यक्तित्व बुद्धि क्या होता है? अंतर व्यक्तित्व बुद्धि होता है खुद को जो समझता है वो अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। यहाँ पे देखिए दूसरों को समझने से बात बोला जा रहा है, तो ये इस तरह से ये भी गलत हो जाएगा। एक होता अंतर व्यक्तित्व, एक होता अंतरा व्यक्तित्व। अंतो मतलब होता है कि खुद की मनोभावना को समझना, अंतरा मतलब होता है दूसरे की मनोभावना को समझना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 भी आपका गलत हो रहा है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो जाएगा। स्थानिक बुद्धि का अर्थ क्या होता है? स्थानिक बुद्धि का अर्थ होता है क्या? स्थानिक बुद्धि में जो स्थानिक संबंध हो, जैसे दृश्य जानकारी और देखने और समझने से संबंधित होता है। तो इस तरह से आप ऑप्शन 2 भी गलत है, ऑप्शन 3 भी गलत है, 4 भी गलत है, बट आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 को पढ़ते हैं। अभिप्रेरणा जो दूसरों के प्रतिस्पर्धा, देखिए प्रतिस्पर्धा वर्ड आया, ये नेगेटिव टैग वर्ड है। अभिप्रेरणा से दंड, अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आता है, दंड भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है, इसमें नकारात्मक बात आता है। अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है, पुरस्कार जब भी सीटेट के किसी भी ऑप्शन में दिखे वो भी नेगेटिव होता है। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आता है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अभिप्रेरणा क्या होता है? अभिप्रेरणा वो होता है कि जब व्यक्ति को खुद के प्रति जो कार्य करता है अपने लिए, तो उसमें आनंद आता हो, उत्साह आता हो, उसमें मन लगता हो कार्य करने में, वह होता है अभिप्रेरणा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? बिल्कुल सही है, और आप लोग यदि ऑप्शन को अच्छे से पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे इसका आंसर करेंगे। चलिए देखते हैं। सीखना प्रारंभिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, पाठचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होना चाहिए, छात्रों के सीखने के मापने के लिए मानवकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है, छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्त करता होना चाहिए। देखिए निष्क्रिय ये तो गलत ही हो जाएगा। मानवीकृत ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पाठचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होना चाहिए, और सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। इन्हीं दोनों ऑप्शनों में से कोई एक होगा, तो आपका जो क्या हो जाएगा, सीखना एक प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 को तो आप लोग गलत ही कर दिए, मानवीकृत नेगेटिव है, निष्क्रिय नेगेटिव है, तो इस तरह से आपका बच गया सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बाधिता एक डैश स्थिति है जबकि अक्षमता एक डैश स्थिति है। तो इन चारों ऑप्शन में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए बाधिता एक क्या है? बाधिता एक जैविक, जबकि अक्षमता एक आपका कार्यात्मक स्थिति हो जाएगा। तो बाधिता एक जैविक स्थिति है जबकि अक्षमता एक कार्यात्मक स्थिति है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद है आपका 29 नंबर, निम्न में से कौन सा आलंबन के उदाहरण है? बोलकर सोचना, संकेत और इशारे, प्रश्न, आधा हल किया हुआ उदाहरण,
रट कर दोहराव। तो इसमें आपको बताना क्या है, इंग्लिश में आप लोग देखेंगे एस्केप होल्डिंग। एस्केप होल्डिंग क्या होता है? एस्केप होल्डिंग होता है कि जब कोई बच्चे किसी सवाल को बना रहा है तो उस सवाल में बच्चे क्या हुआ, फंस गया, आगे नहीं बना पा रहा, तो उसमें शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए कि बच्चे को इशारे देकर थोड़ा सा जो आधा हल उसमें बता देते हैं। तो इस तरह की बातें होना चाहिए, तब वो एस्केप होल्डिंग कहलाता है। तो एस्केप होल्डिंग में आपका क्या आ जाएगा, संकेत आ जाएगा। उसके बाद देखिए बोल कर सोचो। बच्चे को हम लोग क्या कहेंगे कि बोल कर खुद से सोचो, उस पर जो है फिर हम लोग बच्चे को बोलेंगे, थोड़ा सा संकेत दे देंगे, इशारे दे देंगे, ऐसे करो वैसे करो, उसके बाद थोड़ा सा हल करके भी बता देंगे। ये होता है एस्केप होल्डिंग। तो ए बी डी, तो ए बी डी किस में है, ए बी डी, और सी भी आपका आ जाएगा। देखिए सी में क्या है, सी में सिर्फ प्रश्न यहाँ पे लिखा गया, बट और कुछ होगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा, सिर्फ ई को छोड़ के। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो किसी भी प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, किसी भी प्रश्न को हम लोग जो है बोलकर सोचो, संकेत और इशारे दे देंगे और आधा हल किया हुआ उदाहरण देंगे। तो ए बी सी डी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, कोहेल वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कोहेल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। तो ये आपका जो है पहले स्तर के दूसरे चरण हो जाएगा। तो पहला स्तर का जो है, पहला स्तर का दूसरा चरण यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो आप लोगों को पता होगा कि कोहेल वर्ग साहब जो है 3 चरण दिए थे। एक होता था पूर्व पारंपरिक, एक होता था पारंपरिक, एक होता उत्तर पारंपरिक, और प्रत्येक का जो है प्रत्येक स्तर का 2-2 चरण में उन्होंने डिवाइड किया। तो टोटल जो है मतलब कि मिला के हो जाएगा आपका 6। तो 3 स्तर में विभाजित किया था, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। तो इस तरह से आपका जो सेकेंड वाला का जो पहला चरण था वो आपका जो है बच्चे उसमें क्या होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, किसी भी कार्य करने में जो अपना ही लाभ उसमें खोजता है बच्चा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल हम लोग 30 क्वेश्चन CDP के कवर कर चुके हैं। और आप लोग पिछले वाले जो प्रीवियस ईयर का जो 1 से लेकर 15 तक यदि नहीं देखे तो उसे भी आप लोग जरूर देखिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।